है अपनी जो सेल बायोलॉजी में हमने कल जो डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन तक अपना हो गया था, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि देखिए जब भी कोई सेल है, ठीक है, जब भी कोई सेल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, अगर मान लो इसको जिंदा रहना है या फिर मतलब प्रॉपर फंक्शन करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से आपको पता है क्या करेगी, एक्सचेंज जरूर करेगी, राइट। अपनी बॉडी में मान लो, देखिए कोई भी सेल अगर अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे मान लो अपने कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स की सेल है, तो क्या ऐसा है कि वो कभी भी किसी के साथ में क्या है, एक्सचेंज नहीं करती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सेल अगर मान लो किसी एनवायरनमेंट में रहती है, जैसे अपनी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, तो वो आसपास की जो एडजेसेंट उसकी सेल्स होती हैं, आसपास का जो उसकी सेल्स है उससे एक्सचेंज जरूर करती है सब्सटेंसेस का। जैसे कि एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन। किसी भी सेल के लिए अपने को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो एक्चुअल में क्या चाहिए, अपनी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो ये ऑक्सीजन अपनी सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए अपने को O2 चाहिए होती है, अपनी सेल्स को चाहिए होती है, ठीक है। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो जो O2 है वो अपने अंदर बॉडी तक जा रही है, ठीक है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने लंग्स, और लंग्स से वो अपने बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू पहुंच जाती है, राइट। और वहां से वो पहुंचती है किसके पास में, सेल्स के पास में। अब सेल्स के पास में जब वो पहुंच जाती है तो क्या होता है, कैसे वो पहुंची सेल के पास में, बाहर से सेल के अंदर जब वो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन थी, इसका मतलब उसने उसको क्रॉस तो किया है, राइट, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू किया हो, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, इसके अलावा आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्लूकोज। आपने जो खाते हैं, ठीक है, अपने एनर्जी के लिए खाते हैं, राइट, अपने जो खाते हैं तो वो अपनी सेल्स के पास जाता है, ठीक है, और सेल्स उसको यूटिलाइज करती है, एनर्जी उससे क्रिएट करती है ताकि अपने जिंदा रह पाए, राइट, प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो ये ग्लूकोज भी तो क्या है, सेल के पास जाएगा। इसका मतलब सेल क्या है हमारी, अपनों ने कल डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो ये क्या है, ग्लूकोज है, O2 है, इसका मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को सेल ले भी रही है, और जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे उनको एलिमिनेट भी कर रही है, राइट। अब ध्यान दे बच्चों कि ये जो प्रोसेस है गेन करना, ठीक है, या फिर उसको बाहर निकालना, रिमूव करना, ठीक है, ये कुछ मेथड्स के थ्रू सेल जो है कुछ मेथड्स के थ्रू करती है, ठीक है। वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं देखें। पहली जो प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन, राइट। दूसरी प्रोसेस अपने पढ़ेंगे यहां पे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, आप उसको बड़ा कर दें, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके देखिए ये तो है आपके छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए प्रोसेस होती है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई फूड स्टफ बहुत बड़ा है, जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा आपकी क्या है, सिंगल सेल होती है, राइट। अगर मान लो ये सिंगल सेल है, अमीबा है, अगर ये कोई फूड पार्टिकल को इनटेक करता है, बड़े पार्टिकल्स को इनटेक करता है, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेसेस अपने पढ़ेंगे। वो नाम क्या है देखिए, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे, क्या होती है इनके मतलब सीखेंगे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के अंदर अपने फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस भी पढ़ेंगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, राइट। तो अपने ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो डिफरेंट जो भी कंडीशन जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, वो भी अपने आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल अपने सेल मेम्ब्रेन तक कर लिया था, राइट। तो देखिए एक और चीज याद रखेंगे, देखिए एक चीज और याद रखेंगे अपने कि सेल मेम्ब्रेन तो होती है, प्लांट सेल की चारों तरफ में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। बैक्टीरिया के भी वॉल प्रेजेंट होती है, राइट। लेकिन कुछ एनिमल सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ, ठीक है, सेल कोट प्रेजेंट होता है। एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल की, आपको पता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ एक स्पेशल सेल कोट प्रेजेंट होता है। इस सेल कोट को क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है।
ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो सेल्स होती हैं प्रोटोजन, अमीबा वगैरह, उनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेलिकल प्रेजेंट होती है, राइट, वो भी एक तरह का सेल कोड। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स आप नाम याद रखेंगे कि सेल कोड भी प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। देखिए आप ध्यान देंगे कि आपने अपने सेल की स्टडी करी, राइट, सेल की डिस्कवरी की थी आपके रॉबर्ट हुक ने, राइट, आपको याद है? अब रॉबर्ट हुक जब साहब आए थे ना आपके 1665 के अंदर, तो इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था पहली बार, आपको याद होगा तो, राइट। बेटा सेल ऑब्जर्व किया था तो किसी ना किसी चीज से तो किया था ना, ठीक है। तो उन्होंने उनका सेल्फ प्रिपेयर्ड क्या था? माइक्रोस्कोप था, आपको याद होगा। उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करके एक सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप यूज किया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज किया था बहुत ज्यादा, राइट। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जब आया तो इस माइक्रोस्कोप की हेल्प, ये एक डिवाइस होती है, इसी डिवाइस की वजह से तो क्या हुआ, अपनों ने सेल के बारे में स्टडी करना चालू किया, राइट। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया था इन्होंने माइक्रोस्कोप को, और उनके बाद आज तक जो अपने चल रहे हैं वो अपने ने बहुत सारे डिफरेंट माइक्रोस्कोप बना लिए हैं, ठीक है। वहां से डेवलपमेंट चालू हो गया था अपनी माइक्रोस्कोपी का। माइक्रोस्कोपी क्या होती है बेटा? स्टडी होती है, डिटेल स्टडी होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से किसी भी सेल की स्टडी करना क्या होता है? माइक्रोस्कोपी होता है, उसके डिफरेंट पार्ट की स्टडी करना, राइट। तो माइक्रोस्कोप जो है आज के टाइम में बहुत डेवलप्ड माइक्रोस्कोप अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपने, तो आप जो जनरली जो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन आज के टाइम में जो अपने माइक्रोस्कोप जनरली यूज करते हैं, आपने अपनी लैबोरेटरीज जो है, आपकी जो बायो लैब्स हैं या केमिस्ट्री लैब है, उसके अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे जो अपने यहाँ नॉर्मल लैब्स में प्रेजेंट होता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड मतलब बहुत सारे डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो मिलके क्या करते हैं, इस लाइट माइक्रोस्कोप को बनाते हैं। इसमें कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने लेंसेज जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली जो आपके लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, उनके अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, अपने कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें दो लेंसेज लगे होते हैं, ठीक है, जो जनरली, देखिए लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, ये लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आपने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर क्या होता है, एक बेंच होती है, उसके ऊपर में स्लाइड रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, कि लाइट इसमें से पास होती है। इसमें से जब पास होती है तो डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं, डार्क या लाइट, वो उनमें से लाइट पार होकर अपने को क्या दिखाई देती है अपनी आंखों के अंदर, राइट। तो लाइट के ऊपर ये डिपेंड होता है, ठीक है, इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। इसके अलावा कन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन जो पावर होती है वो अराउंड 450 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा सकता है ये। वो डिफरेंट, देखिए इसमें लेंसेज मैं आपको बता देता हूँ, चलो छोटा सा, कि इसमें 10x या 45x का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और 10x या 15x का आपका आई पीस होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप जो लेंस यूज़ करोगे उसको ही इंटू करके लिख सकते हैं। 10 वाला यूज़ कर रहे हैं, दोनों 10 वाले यूज़ कर रहे हैं, दो लेंसेज लगे होते हैं इसमें, ठीक है, दो लेंस लगे होते हैं। अगर दोनों 10 वाले यूज़ कर रहे हैं तो 100x दिखाएगा, और अगर मान लो 45 या 10 कर रहे हैं तो 450x, और 45 × 15 कर रहे हैं तो ये सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। उतना ही एनलार्ज करके वो दिखाता है, उतने ही मल्टीप्लाई करके एनलार्ज करके दिखाता है बड़ी इमेज को। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप है, एक नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप लैबोरेटरीज में होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के माइक्रोस्कोप्स हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अंदर देखिए यहाँ पे तो जो यूज़ किया था वो लाइट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं। हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शॉर्टर वेवलेंथ के, वो यहाँ पे बम्बार्ड करा के अपने क्या करते हैं, मतलब जो इमेज है वो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अपने दो माइक्रोस्कोप थे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात करें तो ये लगभग 90 जो आपकी 20वीं सेंचुरी है उसमें डिस्कवरी हुई थी इनकी, नॉल एंड रस्का ने की थी, ठीक है। नॉल एंड रस्का ने आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी की थी 1936 के अप्रॉक्स, राइट, 1935, ठीक है। चलिए, तो ये आपके माइक्रोस्कोप होते हैं, राइट, जो आपको डिफरेंट जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, लाइक न्यूक्लियस है, कुछ भी है, तो उनके देखने में हेल्प करते हैं, राइट। क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो अपने क्या है, डायरेक्टली सीधे जो अनएडेड आइज हैं, मतलब नेक्ड आइज से अपने नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है।
चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लो आपके कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस करते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं अपने यहाँ पे अमीबा का, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा, देखिए अमीबा की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है ये एनिमल सेल है एक, राइट, एनिमल सेल होती है, तो उसका के अंदर क्या है कि ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ये मान सकते हो आप, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, ठीक है, ये कोई सॉलिड फूड पार्टिकल है, राइट, तो जैसे ही क्योंकि अमीबा सिंगल सेल है, ये अपने एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे ये आपको पता है मोस्टली क्या है, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक मतलब पानी में रहेगा, फ्रेश वाटर या जो भी है, तो वहां पे सॉलिड जैसे ही कोई फूड पार्टिकल उसको मिलेगा, तो ये क्या करता है, देखें इसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इस तरह से इसको इस तरह से कवर करना चालू कर देता है धीरे धीरे, समझे, और धीरे धीरे कवर करते इसको क्या कर लेता है, ये पूरा एनगल्फ कर लेता है, इस तरह से एनगल्फ कर लेता है, समझे। अब देख लो इसने क्या किया, इसने सूडोपोडिया, ये जो स्ट्रक्चर बनी थी इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा जो खाना वगैरह ऑब्टेन करता है, मूवमेंट करता है, वो सूडोपोडिया के थ्रू करता है, चलिए इसको छोड़िए। तो इसकी जो मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसने क्या किया, सॉलिड जो फूड पार्टिकल था उसको क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, राइट। अब ये जो इनटेक करने का प्रोसेस होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो और साइटो मतलब होता है सेल, ठीक है, तो सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस, राइट। अब जब ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो देखिए इसके चारों तरफ वैक्यूल बन जाती है, ठीक है। अभी अपने जब लाइसोसोम्स करेंगे तब बात करेंगे कि फैगोसोम्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये फूड पार्टिकल है, इसके वैक्यूल बन गई चारों तरफ, राइट। अब क्या होगा, सेल के पास में लाइसोसोम भी होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो लाइसोसोम है इसके साथ में जाके अटैच हो जाता है इस तरह से, और इस पर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ने की वजह से क्या होगा, इस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, समझे। और डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, इसके जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होगा, इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो अपने क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सेल के अंदर, राइट। और जितना भी वेस्ट बचा उस वेस्ट को क्या किया जाएगा, देखें जरा, सेम प्रोसेस, ये आपकी वैक्यूल थी जो फूड वाली है, और उसके बाद में इस तरह से ये वैक्यूल जाएगी, ठीक है, और ये वैक्यूल बाहर क्या कर देगी, इस तरह से ये खुलेगी और अपने जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल देगी। तो जो अंदर आने का प्रोसेस है वो तो है एंडोसाइटोसिस, और जिसने बाहर निकाला है वो प्रोसेस है क्या, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर निकालना, साइटो मतलब सेल, ठीक है। देखिए सेल की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो सेल से रिलेटेड स्टडी करती है वो साइटोलॉजी होती है, ठीक है। तो जहां पे भी आप साइटो वर्ड सुनोगे वो सेल से रिलेटेड बात कर रहा है, राइट, सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। चलिए, तो एंडोसाइटोसिस ये होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये होता है। बाकी आप अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो 10th क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, तो वहाँ पे भी यही है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब ध्यान रखें, अगर मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है, तो सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस, राइट। और अगर मान लो कोई नॉर्मल फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, या लिक्विड मान लो आप एक तरह से, तो याद रखेंगे पीते हैं अपने लिक्विड को, पीना मतलब पिनोसाइटोसिस, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फ्लूइड लाइक जो भी होगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटिस, ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं, समझे, ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। अब बात करते हैं एक नॉर्मल सेल जो एनिमल सेल है, जैसे कि अपनी सेल है, वो जब भी अपने बॉडी के अंदर रहती है तो वो आसपास की सेल्स के साथ में गैसेस का या मतलब न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करती रहती है, या फिर आसपास से वाटर भी तो लेती है, ठीक है। प्लांट सेल है, प्लांट आपको पता है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो रूट की सेल्स क्या करेंगी,
बाहर के एनवायरनमेंट या सॉइल से पानी को अब्जॉर्व करती हैं, तो वो किस तरह से करती हैं, समझे। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किस तरह से बॉडी के अंदर लिया जाता है, तो वो देखते हैं। इसके लिए बेटा 2-3 प्रोसेसेस हैं। तो पहली प्रोसेस अपने करेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अभी है ना आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, डिफ्यूजन को याद रखने के लिए। देखिए मैंने कल आपको एक चीज क्लियर की थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट वो होता है जो कम नंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल लिया था अपनों ने, यहां पे अपनों ने लिया था वाटर, ठीक है, और यहां अपनों ने लिया था शुगर, चीनी, राइट। शुगर अपनों ने मिलाई थी, तो शुगर के पार्टिकल्स अपनों ने क्या बताए थे, बड़े होते हैं, और वाटर जो था वो ज्यादा अमाउंट में था और इसके पार्टिकल्स क्या थे, छोटे थे। ये बात अपने को याद है, तो ये याद रखनी है। अभी यहां पे अपने करेंगे, ठीक है। तो चलिए, डिफ्यूजन जो है ध्यान रखेंगे, ऑलवेज आप एक चीज याद रखोगे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो ऑलवेज सॉल्यूट पार्टिकल शो करते हैं। हमेशा याद रखेंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए होता है, क्लियर। सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहां पे मूव नहीं करते हैं। कैसे, देखिए, ये आपके फूड प्रिपेयर हो रहा है, राइट, फूड प्रिपेयर हो रहा है। अब इसके अंदर जब फूड बन रहा है तो आपको पता है कि इससे क्या होगी, फ्रेग्रेंस आती है फूड की। जब भी कोई बिल्कुल स्मेल आती है फूड जब कोई भी बनता है, ठीक है। तो खाने की, जैसे मैगी है मान लो, तो मैगी की स्मेल है, मान लो मैगी है, राइट। तो मैगी की स्मेल यहाँ पे अपने को आ जाती है। मम्मी किचन के अंदर खाना बना रहे होते हैं, कुछ भी अपने रूम के अंदर बैठे होते हैं, अपने तक क्या हो जाता है, स्मेल आ जाती है अपने को फूड की, राइट। तो देखिए क्यों होता है, कैसे होता है। एक कमरा ले लिया आपने, क्या याद रखेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, ठीक है। ऑलवेज सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं डिफ्यूजन के टाइम में, राइट। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए आपने क्या किया, एक डीओ लगाया, तो डीओ को जैसे ही स्प्रे किया, अब आप डीओ जब भी स्प्रे करते हो तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर, जैसे आपने फिसफिस किया तो फिसफिस करते क्या हुआ, आपके जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स यहां पे क्या हो गए, फैल गए, राइट। कमरे में क्या और जगह पे सेम पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो आपकी भी जो भी खुशबू है, जो भी कंपाउंड है ये, ठीक है, एसीटोन, जो भी चीज है, क्या इसके मौजूद है कमरे के अंदर, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहां पे हाई कंसंट्रेशन है। अब हाई कंसंट्रेशन यहां पे प्रेजेंट है तो क्या होगा, देखिए ऑलवेज सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, देखो स्प्रे किया आपने जैसे ही, तो क्या हुआ, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, बाहर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, नेचर में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपने मान लो जो आपकी 2 गिलास हैं आपने जोड़ दिए एक साथ, ठीक है, ये आपके जो 2 ग्लासेस हैं, इसमें यहां तक पानी फिल्ड है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको बंद कर रखा है, तो ये पानी यहीं तक रहेगा। लेकिन जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये पानी क्या आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। और कब तक आएगा, जब तक कि ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, स्प्रेड ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना, होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा नेचर की एक चीज है, क्या क्या याद रखोगे कि कोई भी चीज मूव करती है तो वो क्या करती है, हमेशा हाई टू लो मूव करती है, एक बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि डिफ्यूजन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या मूव करेंगे, सोल्यूट के पार्टिकल्स हाई टू लो मूव करेंगे, समझ गए। तो देखिए कब तक मूव करेंगे, जब तक उनके बीच में क्या हो जाए, जब तक वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, राइट। देखिए कैसे हाई कंसंट्रेशन थी यहां पे, अब ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना चालू कर देंगे इधर उधर। और कब तक मूव करना चालू कर देंगे, जब तक कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स पूरे कमरे के अंदर क्या ना हो जाएं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो जाएं। तब तक इन पार्टिकल्स की मूवमेंट होती ही रहेगी। क्यों, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो पार्टिकल्स हमेशा जब भी मूव करते हैं वो मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, राइट। और गर्म फूड होता है वो बहुत जल्दी फैलती है उसकी स्मेल, क्यों? क्योंकि देखिए गर्म है तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो ये क्या है, काफ़ी जल्दी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन अंटिल दे यूनिफॉर्मली स्प्रेड। समझ गए? तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या रही कि आपके पार्टिकल्स की उसके हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन के अंदर क्या होना, मूवमेंट होना, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी अंटिल दे यूनिफॉर्मली स्प्रेड। कब तक होती रहेगी? जब तक वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो जाते। तो ये डिफ्यूजन है आपका, सिंपल, राइट। तो यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं, बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं सीधे स्प्रेड होते हैं, हाई टू लो मूव करेंगे। ये डिफ्यूजन हो गया, राइट। आपने देखा होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है, आपने क्या किया, रंग लिया, ठीक है, कलर लिया और कलर को पानी के अंदर डाल दिया, राइट। आपने देखा होगा जब मम्मी जो क्लॉथ्स हैं वो वॉश करती है तो उसमें अपने कभी कभी नील लगाते हैं कपड़ों में, राइट। तो वो क्या होता है, पानी लिया और पानी के अंदर क्या करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप डाल देते हैं। ऐड आता था उजाला, है ना, तो उजाला नील जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, वो नील जो है, ब्लू कलर जो है, वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन की तो प्रोसेस है। पानी में आपने डाला और वो क्या हो गया, उसमें कंप्लीटली क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स मूव करना चालू कर लें। और फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ते ही हैं इसका, तो उसमें आपने सीखा होगा। चलिए, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है। अब नेक्स्ट करते हैं आपका ऑस्मोसिस। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको एक बात करी थी, आपको एक चीज़ तो याद रखनी है क्या, कि हमेशा कोई भी जो चीज़ मूव करती है नेचर में वो करती है क्या, हाई टू लो, ठीक है। तो ये तो डिफ्यूजन के केस में भी याद रखना है और ऑस्मोसिस के केस में भी याद रखना है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, माइनर सा, वो देखेंगे। ऑस्मोसिस के केस में जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो करते हैं आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ओनली। वहाँ सोल्यूट के कर रहे थे क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होता है उसके अंदर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि अपनी सेल मेम्ब्रेन जो है जैसे कि सेमी परमिएबल है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में आ गई। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में आ गई तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव हो पाते हैं या कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। चलिए देखो, इसके थ्रू देखते हैं अपने। अच्छा, एक बात सुन लीजिए पहले, 2 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। एक तो बात करेंगे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है और जो आपका सॉल्वेंट है वो कम होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल, पानी में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डालोगे तो वो उतना ही सॉल्यूशन क्या हो जाता है, गाढ़ा होता जाता है। तो वैसे ही हाई कंसंट्रेशन वो होता है। और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉल्यूट तो क्या होगा, कम रिलेटिवली इसके, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या होंगे, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होंगे, समझे। तो ये 2 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। और जब भी इन दोनों सॉल्यूशंस के कंपैरिजन की बात आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ अपने टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब भी आपके यहाँ पे अपने क्या लगाते हैं,
ठीक है। ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है देखें, इसके बीच में देखो सेमी परमिएबल, इसका मतलब इसके बीच में जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दो सॉल्यूशंस को क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। एक सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या लेता हूँ, देखिए सॉल्यूशन नंबर जो ए है और ये सॉल्यूशन नंबर बी है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर ए के अंदर ध्यान रखेंगे सोल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, कम है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों में से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कौन सा हुआ, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो देखिए ये वाला कौन सा है आपका, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, राइट। और इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या आएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब देखिए सोल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा, इसका मतलब मैं क्या करूँ, जैसे पार्टिकल्स ज़्यादा और ये हमारे कम, दिख रहा है आपको साफ डिफरेंस, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, ठीक है। चलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ पे ज़्यादा हैं, उधर। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, सॉरी मैंने को बड़े बनाने चाहिए सॉल्यूट के पार्टिकल्स, थोड़े सॉल्वेंट के अपने छोटे बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हैं तो मैं यहाँ पे कम बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दें ये सॉल्यूशन हुआ, आपको क्लियर समझ आ रहा है कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है और लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे चीनी ज़्यादा है, यहाँ पे चीनी कम है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जैसे ही मैंने इनको क्या किया, दो सॉल्यूशन को सेपरेट किया, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस, मैंने आपको एक बात बोली कि यहाँ पे देखो अब सोल्यूट पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या है, बड़ा साइज है, राइट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए तो ये क्या है, इम्परमिएबल है, ठीक है, इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब पार नहीं होने देगी इसको, राइट। लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं ना, आपके सामने है। तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या है, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखिए तो यहाँ पे अब आपको पता है एक चीज होती है नेचर में, क्या, हाई टू लो, ठीक है। तो जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी वहां से लो में जाएगा। तो देखिए जरा, हाई कंसंट्रेशन तो यहाँ है और लो कंसंट्रेशन यहाँ है, राइट। लेकिन देखिए ये जो बात करी है ना अपनों ने, ये सोल्यूट पार्टिकल्स के बेसिस पे की है। सॉल्यूशन हमेशा सोल्यूट पार्टिकल्स के बेस पे उसको नाम दिया जाता है कि हाई कंसंट्रेशन है कि लो कंसंट्रेशन है, समझ गए ना। तो सोल्यूट पार्टिकल्स की नेचर देखो जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सोल्यूट पार्टिकल तो मूव ही नहीं कर सकते, राइट। तो मूव ही नहीं कर सकते तो इनके बेसिस पे तो मैं नाम ले ही नहीं सकता इसका, है कि नहीं है। तो मैं किसकी कंसंट्रेशन की बात करूंगा, जो चीज मूव कर सकती है उसकी कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे हाई टू लो क्या मूव कर सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ पे हाई हैं, यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे क्या है, लो।
तो कौन सी चीज कहाँ मूव करेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके बीच में से इस तरह से आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे हो गई, इस तरह से, राइट। तो देखिए फ्रॉम बी टू ए, राइट। और बी हमारा जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो देखिए ऐसे बात करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर। लेकिन अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बात करूं तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। समझ गए, इट्स मतलब खुद की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखिए मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर ही होगी, लेकिन डेफिनेशन अगर कहीं पे ये लिखी होती है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप ये तो गलत है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की है तो सॉल्यूशन लोअर टू हायर है, आपके सामने है, क्यों है देखिए। और नेचर में चीज मूव करेगी वो हाई टू लो करती है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स खुद की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो देखिए इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो ये देखिए ये आपका है, दो डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। जब अपने सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बेसिस पे बनाएंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की खुद की कंसंट्रेशन, खुद की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे हाई टू लो, डिफ्यूजन में याद रखेंगे सोल्यूट पार्टिकल्स हाई टू लो मूव करते हैं अनटिल जब तक कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो जाए, और ऑस्मोसिस में याद रखेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सोल्यूट पार्टिकल तो पार हो ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट होती है तब तक जब तक ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड ना हो जाए, चलता रहेगा ये, इसमें मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ऑस्मोसिस, समझे। अब इसी के बेसिस पे अपने चलते हैं, क्या बात करते हैं। अब देखिए यहां पे आपको दो टर्म बता देता हूं, सोल्यूट यहां पे ज्यादा था और यहां पे कम था, राइट। तो सोल्यूट अब देखिए दो यहां पे दो सॉल्यूशन आ गए आपके, राइट। जब दो सॉल्यूशन यहां पे आ गए तो मैं आपको यहीं पे टर्म क्लियर कर देता हूं, जिसमें जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, तो अपने यार किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा हायर। अगर मैं इसको रोक दूं, इसको मैं हटा दूं, एक बार के लिए आप सोचो ये है ही नहीं, तो मैं इसको हाई कह सकता हूं कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, नहीं कह सकते। हमेशा बेटा बात करते हैं ना तो वहां पे दो सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कौन से वाला थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो देखें जरा यहां पे कि जब एक सॉल्यूशन ये है लोअर कंसंट्रेशन है, कहने का मतलब इसमें सोल्यूट पार्टिकल कम है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। इसमें सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो सोल्यूट ज्यादा कम, राइट। तो दो सॉल्यूशन की मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन, जब दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन करते हैं तो एक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दूसरे वाला क्या होता है, एक लोअर होता है और एक हायर होता है, राइट। तो उसको टर्म क्या देते हैं, देखिए जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है, वैसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो दूसरे के रिस्पेक्ट में जिसमें सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हुआ। और जिनके अंदर वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट है वो दूसरे वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हमेशा जब भी बात करेंगे तो दो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक में वाटर की मूवमेंट होती है। देखिए जरा, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया भी था कल वाली वीडियो में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है उसे अपने मानते हैं वाटर, H2O जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये देखिए मान लो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो H2O के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, राइट। तो देखिए
हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए आपके सामने है, राइट। तो अब आपको अगर ये चीज समझ आ गई है ना, तो आपको बाद वाली जो टॉपिक्स हैं प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, वो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लियर हुआ ये? और सुनिए एक और चीज, अगर मान लो इन दोनों की सॉल्यूशन इक्वल हो, कि ये सोल्यूट ये वाला भी इक्वल हो और ये वाला भी, जैसे मान लो यहाँ पे 10 सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे भी 10 सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट भी इनके अंदर इक्वल है, ठीक है, तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे एक दूसरे के? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। समझिए, जब इक्वल होंगे दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? इक्वल होगी, तब क्या होगा? उन दोनों सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? कि वो एक दूसरे के क्या है? आइसोटोनिक है, इक्वल है। क्लियर? तो ये बेटा ध्यान रखेंगे, ये टर्म्स आपके बाद में बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेल के केस में क्या करते हैं, जब भी स्टडी करते हैं, जैसे ऑस्मोसिस की स्टडी की जाती है, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल्स तो क्या है? ज्यादा, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या है? कम। लेकिन अभी तो मैं कह ही नहीं सकता ना कि हाइपरटोनिक है। कह सकता हूं? देखिए एक बात बताइए, अगर यहां पे ये सॉल्यूशन पड़ा है इस तरह से, तो आप इसको देख के कह सकते हो क्या कि ये हाइपरटोनिक है? हाइपरटोनिक आपसे कोई पूछे तो बेटा आप कभी भी किसी सिंगल सॉल्यूशन को देख के नहीं कह सकते हो कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। हमेशा मैंने आपको भी बोला था कि कंपैरिजन की बात करेंगे, राइट, कि देखेंगे कि साथ वाला जो सॉल्यूशन है किसके रिस्पेक्ट में अपने को देखना है कि वो सॉल्यूशन हाइपर है कि हाइपो है, राइट। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऐसा सॉल्यूशन मैं और रखूंगा यहां पे जो कि क्या होगा? इसके रिस्पेक्ट में हाइपो होगा, है ना, कम कंसंट्रेटेड होगा, राइट। देखिए तो ये मैंने क्या किया, एक सेल रख दी। कौन सी सेल? आरबीसी रख दी सपोज। रेड ब्लड सेल है ना, तो अपने इसको रेड रेड दिखाते हैं। चलिए आरबीसी मैंने यहां पे रख दी, रेड ब्लड सेल रख दी। और रेड ब्लड सेल आपको पता है क्या होती है? इट्स अ एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर क्या है? जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, राइट। अपने ब्लड के अंदर होती है ना, तो ब्लड के अंदर वाली अपनी बॉडी की सारी सेल्स क्या है? एनिमल सेल। इसका मतलब उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, तो यहां पे सिर्फ क्या है? सेल वॉल तो इसके ऊपर एब्सेंट है। एब्सेंट है इसका मतलब क्या है? इसकी जो शेप है वो क्या है? चेंज हो सकती है, राइट। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही मैंने यहां पे जो सॉल्यूशन आपका रखा था, ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक की बात करिए, इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर ए जो है, ये आपके आरबीसी के सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कहने का मतलब आपकी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, आपकी सेल का जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है, वो क्या है? हाइपोटोनिक है। समझ गए? हाइपोटोनिक है। अब एक बात बताइए, हाइपोटोनिक का मतलब क्या होगा कि आपकी आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक है, इसका मतलब क्या है? यहां पे आपके सोल्यूट क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? बाहर वाले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। और सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा। ज्यादा मतलब वाटर क्या है? ज्यादा। किसमें? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में H2O ज्यादा और यहां पे कम। जब यहां पे H2O ज्यादा और यहां पे H2O कम, सॉल्वेंट कम मतलब H2O कम, H2O के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपने, ठीक है, तो H2O कम, तो भाई क्या होने वाला है? आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है? देखो ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन, राइट, आपकी सेल मेम्ब्रेन, और इसके थ्रू क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा, तो क्या होगा? पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। और जब पानी बाहर निकलना चालू हो जाएगा तो आपकी जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें से पानी जब बाहर निकलेगा तो साइटोप्लाज्म क्या होता जाएगा? श्रिंक होता जाएगा। तो आपकी जो सेल है वो भी क्या होती जाएगी? तो धीरे 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 श्रिंक होती जाएगी और एक टाइम पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी, राइट।
तो देखिए पानी क्या हुआ, बाहर आया। जब पानी बाहर आता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। पानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है सेल से। जब बाहर आता है, आउट होता है पानी, ठीक है, H2O बाहर निकलता है, आउट होता है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। समझ गए। चलिए, अगर इसी सेल को मैं क्या करूं, आरबीसी को मैं हाइपोटोनिक कर दूं, हाइपरटोनिक मैं कर देता हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बाहर जो सॉल्यूशन अब की बार लूंगा वो क्या ले रहा हूं, अब की बार जो मैं बाहर सॉल्यूशन ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, देखते हैं। तो मैंने जब अंदर वाला हाइपरटोनिक कर दिया तो मैं बाहर वाला सॉल्यूशन क्या कर दूंगा, हाइपोटोनिक कर देता हूं। मान लो हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सोल्यूट है वो क्या है, कम, और इसका मतलब सीधा लिख देता हूं, वाटर क्या है, ज़्यादा, सॉल्वेंट ज़्यादा। यहाँ पे वाटर क्या है, आरबीसी में कम, राइट। अब देखिए, तो H2O यहाँ पे है ज़्यादा और यहाँ पे H2O आपका कम। अब क्या होगा, जब पानी बाहर ज़्यादा है तो आपको पता है हाइपोटोनिक, आपको पता है ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक जाता है, तो पानी क्या करेगा, H2O अंदर जाना चालू कर देगा। जब अंदर जाना चालू कर देगा तो हमारी जो सेल है वो क्या होना चालू हो जाएगी, स्वेलअप चालू होना चालू हो जाएगी, ठीक है, स्वेल होना चालू हो जाएगी, फूलने लग जाएगी, राइट। तो जब पानी इसमें अंदर जा रहा है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, तो इसको क्या बोलता है, जब सेल के अंदर पानी अंदर एंटर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। समझ गए। वाटर क्या हो जाएगा इसमें, इनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, ठीक है, तो इनवर्ड मूवमेंट होने लग गई। अब क्या होगा, अगर इसमें पानी जाता रहा तो ये सेल पे, आपको पता है सेल वॉल तो है नहीं, हार्ड तो है नहीं, इसकी शेप फिक्स तो है नहीं, वो पानी उसमें जाते जाते वो क्या कर जाएगी, एक टाइम पे बर्स्ट कर जाएगी। समझ गए, फट जाएगी, राइट। तो एनिमल सेल ये काम, एनिमल सेल तो सिंपल सी बात है, ब्रस्ट करेगी, ठीक है, फूल के क्या हो जाएगी, फट जाएगी एक टाइम पे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आउटर में क्या है, कवरिंग नहीं है, हार्ड, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल सेल का। अब देखते हैं बेटा प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी ये क्या हो रहा है, स्वेलअप हो रही है, राइट। और अभी जब इसने पहले अपनों ने किया था हाइपोटोनिक में रखा था तो क्या हो रहा था, जब इसको अपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो सेल क्या हो गई थी, श्रिंक होना चालू हो गई थी, ठीक है। तो उसका जो प्लाज्मा था, बॉडी का साइटोप्लाज्म था, वो बाहर निकलने लग गया था सेल का, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। चलिए ये देखते हैं प्लांट सेल के केस में देखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपका सेम अपने एक सॉल्यूशन लेते हैं, राइट। इस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या पहले फिल करता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपरटोनिक का मतलब आपको पता ही है। और ये जो यहाँ पे मैं प्लांट सेल लेने वाला हूँ, राइट। और प्लांट सेल के अंदर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन अपने डिफरेंट कलर से बनाते हैं, ठीक है। और मैं इसमें वैक्यूल्स बस, अब ठीक है, मेम्ब्रेन आपको शो कर देते हैं यहाँ पे, ये इसकी वैक्यूल्स हो गई, ठीक है, आपकी ये आपका न्यूक्लियस हो गया। चलिए, जब मैंने यहाँ पे ये बात करी है तो इसका मतलब सेल क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। हाइपोटोनिक क्योंकि मैंने बाहर ले लिया, इसका मतलब मैंने बाहर वाला जो सॉल्यूशन लिया है वो सेल से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड लिया, उसमें सॉल्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, हाइपरटोनिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, और वाटर क्या है यहाँ पे, कम। किसके कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम, और वाटर क्या है, ज़्यादा। अब आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई टू लो मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए आपकी जो सेल वॉल होती है ना, आप कहोगे सर यहाँ पे सेल वॉल भी तो है, तो बेटा आपकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे कि सेल वॉल जो होती है वो वाटर के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है, परवियस होती है, ठीक है, प्रीवियस होती है, परमिएबल लिख देता हूँ आपको, ठीक है।
तो आपके वाटर के लिए परमिएबल होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सर ये वाटर कैसे आएगा जाएगा। मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको पता है सेमी परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल रहेगी। तो देखिए वाटर यहाँ पे ज़्यादा, आपको पता है ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस सोल्यूट पार्टिकल्स जो थे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो करेंगे। तो पानी जब इसके पास ज़्यादा है, सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपो टू हाइपो, हाइपो टू हाइपर। तो देखिए तो पानी क्या होने लग जाएगा, बाहर आना चालू हो जाएगा वाटर, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बताइए, इसकी जो वैक्यूल्स थी उससे भी पानी बाहर आना चालू हो गया, सैप चालू बाहर में, उसमें सैप में से पानी बाहर आना चालू हो गया। तो देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपकी जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर ये पानी बाहर आता रहा तो आपको पता है आपके पानी बाहर आने की वजह से क्या होगा, आपका जो प्लाज्मा है उसमें से सारा पानी जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके प्लाज्मा का लाइसिस हो जाता है, ठीक है, प्लाज्मा बाहर कम होना चालू, प्लाज्मा की श्रिंकेज होना चालू हो जाती है। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो आपकी सेल वॉल से दूर हट जाती है। देखिए ठीक है, जब वो आपकी सेल मेम्ब्रेन से दूर हट जाती है तो देखिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब वाटर जब इससे बाहर आना चालू हो गया तो देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सेल वॉल से दूर हो गई, ठीक है, श्रिंकेज इफेक्ट आ गया, प्लाज्मा जो हो गया वो आपका श्रिंक होने लग गया, और आपके प्लाज्मा के श्रिंक होने के इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। आपके प्लाज्मा के श्रिंक होने को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर मान लो इस श्रिंक होती हुई सेल को, इस श्रिंक होती हुई सेल को जस्ट उठा के वापस से मैं कहां रख दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं अब की बार, ठीक है, इस श्रिंक होती हुई सेल को उठा के एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं जहां पे पानी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो जैसे ही पानी ज्यादा होगा तो आपको पता है बाहर वाटर ज्यादा, जब बाहर पानी है ज्यादा और सेल के अंदर है वाटर क्या कम, तो क्या होना चालू हो जाएगा, ये वाटर आपका क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आना चालू हो जाएगा, राइट। तो पानी अंदर वापस होना चालू हो जाएगा, तो वापस से जो इसका जो आपका प्लाज्मा है वो वापस से क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में पानी जब एंटर होना चालू हो जाएगा तो ये वापस से क्या हो जाएगी, बढ़ना चालू हो जाएगी, राइट। और जब ये बढ़ना चालू हो जाएगी तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं आपका, पहले प्लाज्मोलाइसिस हो रहा था, अब क्या हो रहा है, वापस से प्लाज्मोलाइसिस हट रहा है, तो डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी प्लाज्मोलाइसिस। तो समझ आया आपको कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा होना चालू हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर होना चालू हो जाती है, इस श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, समझ गए। और जब वापस से उठा के उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो डी प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर, वापस से सेल जो है अपने शेप में आना चालू हो जाती है। क्लियर, चलिए अब देखिए बेटा ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, ये प्रोसेस थी, यहां पे था एक्सोऑस्मोसिस और यहां था वापस से एंडोऑस्मोसिस। अब देखिए अगेन एक सॉल्यूशन लेते हैं अपने, ठीक है, ये सॉल्यूशन कौन सा है, अब की बार ले लेते हैं हाइपोटोनिक, राइट। हाइपोटोनिक का मतलब आपको पता ही है, सॉल्यूट क्या है, कम, और वाटर क्या है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, किस कंपैरिजन में, जो अपने सॉल्यूशन यहाँ पे ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में, राइट। ठीक है, आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर आप जो भी वैक्यूल वगैरह बनाना चाहो, ठीक है, वैक्यूल्स वगैरह हो गई हैं।
चलिए तो देखो ये आपका न्यूक्लियस, जैसे ही मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिक है। आपकी सेल के अंदर क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे क्या है, आपके सॉल्यूट तो हैं ज़्यादा और पानी क्या है, बाहर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। राइट। अब आपको पता है कि पानी क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा। आपका जो वाटर है वो अंदर एंटर करेगा सेल के अंदर। राइट, ठीक है। आपके अब ध्यान दें, पानी जब अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, स्वेलअप होगी। सेल जो होगी वो स्वेल करेगी, स्वेलअप होगी। अब जब सेल स्वेलअप होगी तो क्या होगा, लेकिन देखिए अपनी एनिमल सेल में तो वो ब्रस्ट कर गई थी, क्योंकि क्या है, ऊपर की तरफ में कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। और जब सेल वॉल के ऊपर अंदर से कोई सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ से जब प्रेशर लगाएगी, इस तरह से अंदर की तरफ से वॉल पे प्रेशर लगाएगी, तो उसके अगेंस्ट में जो वॉल जो प्रेशर लगाती है, उसके अगेंस्ट में वॉल जो प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं क्या, वॉल प्रेशर। ठीक है। तो अंदर से जो मेम्ब्रेन प्रेशर लगा रही है वो कौन सा प्रेशर है, आपका टर्जिड प्रेशर। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है टर्जिड प्रेशर होता है। राइट। वो आपकी जो सेल थी वो कौन सी थी, श्रिंक सेल थी। राइट। यहां पे जो सेल है ये, ठीक है, या प्लाज्मोलाइज सेल भी थी, यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म उसका क्या हो गया था, श्रिंक हो गया था, तो वो प्लाज्मोलाइज स्टेट थी। राइट। अब क्या हो रहा है, अब वाटर अंदर एंट्री की वजह से सेल मेम्ब्रेन वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है, तो थोड़ी सी जो हमारी जो सेल है वो किस तरह से स्वेलअप हो जाएगी। राइट। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है। इसमें अपने ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। राइट। इस तरह की जो सेल होती है जिसमें कंप्लीटली पानी अंदर होता है, टर्जिड प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है। इक्वल जो फोर्स लगाएंगी रोकने के लिए, तो रिजिड होने की वजह से ये सेल जो है, प्लांट सेल्स जो है वो ब्रस्ट नहीं करती हैं। राइट। ये क्या है, सेल वॉल आपकी रिजिड है, इसकी वजह से हमारी जो सेल वॉल प्लांट सेल है वो कभी भी ब्रस्ट नहीं करती, ब्रस्ट नहीं करती। समझ गए। तो देखिए इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है सेल की एट दिस टाइम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपका टर्जिड प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल है, ये जो स्टेट है ये है टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल। ठीक है। ये टर्जिड सेल, ये फुल्ली टर्जिड सेल। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका, ये आपकी सेल का जो आपकी जो कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे सेल के अंदर वो ये है। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो पानी अंदर एंटर हो रहा है तो सेल के अंदर एंटर हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपने, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। चलिए, तो वो आपकी प्लाज्मोलाइज सेल थी, ये आपकी टर्जिड सेल है। ठीक है। चलिए, क्लियर।